एपिसोड 33 गंदी नजरें। अधिप ने अदा के होठों के पास लगी चॉकलेट किस करते हुए खा ली तो अदा आंखें बड़ी करके अधिप को देखने लगी। अधिप ने अदा की छोटी सी आंखें फैली हुई देखी तो उसको समझ आया। उसने फिर अपने दिल पर काबू खो दिया। अभी अधिप के दिमाग में फिर चलने लगा। अब वो अदा को कैसे समझाएगा? उसने अभी क्या किया? लेकिन अदा ने अपना गधों जैसा दिमाग घोड़ों जैसे घुमाया और अधिप को देखते हुए बोली, आपको भी चॉकलेट पसंद है? इस बार अधिप अदा को देखने लगा और कुछ सोचते हुए उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। अदा मुस्कुरा दी और बोली, ये छी छी गंदी चॉकलेट है, मेरे मुंह पर लग के गंदी हो गई। मैं क्यूट तने से और चॉकलेट लेकर आऊंगी, आप उससे चॉकलेट खा लेना। अधिप अदा को आंखें छोटी करके देखते हुए बोला, नहीं, तुम तने से चॉकलेट नहीं लोगी। अदा मासूमियत से बोली, क्यों? अधिप, क्योंकि चॉकलेट खाना अच्छी बात नहीं होती, तुमको बस हेल्थी फूड खाने हैं, ये सब नहीं। अदा ने मासूम सा मुंह बना लिया और अपने होठ के पास उंगली रखते हुए बोली, आपने भी तो खाई, देखा न इतनी टेस्टी थी। प्लीज और खाने की परमिशन दो ना, मैं आपको भी खाने को दूंगी पक्का। अदा बोल कुछ नहीं थी लेकिन अधिप के दिल में चल कुछ और रहा था। अधिप चॉकलेट खाना चाहता था पर अदा के फेस पर लगी चॉकलेट का टेस्ट नेक्स्ट लेवल था। अदा के होते हुए वो पैकेट से चॉकलेट लेकर खाएगा? ना, नको, बिल्कुल नहीं। पर भोली अदा अधिप की फीलिंग्स से अनजान थी। अधिप ने फिर अदा को नीचे उतारा और अपने दिल को डांट के अदा से बोला, नहीं, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो दोबारा से चॉकलेट, चिप्स, कैंडी ऐसा कुछ भी नहीं खाना। अदा उदास मन से बोली, पर क्यों बॉस? अधिप अदा को शोल्डर से पकड़ के बोला, क्योंकि तुमको मेरे जैसे बनना है, मैं चॉकलेट खाता हूँ क्या? भोली अदा ने अपना सिरनामे हिला दिया। अधिप, गुड, तुम भी मत खाना। बेचारी अदा अधिप की सब्जेस्ट उसके ऑर्डर कैसे ना मानती। अदा ने अपना मन मार के ओके बोल दिया। अधिप फिर मुस्कुरा के बोला, ठीक है, जाओ जल्दी से चेंज कर लो। अदा अधिप को देख के बोली, क्यों बॉस? अधिप, क्योंकि अब तुम कुछ ठीक हो गई हो, बाहर जा सकती हो। बस इधर उधर उछलती मत घूमना और नॉर्मली चलना, सब ठीक है। अदा ने अपना सिर हिला दिया, फिर कुछ सोच के बोली, तो मैंने तो कपड़े पहने हैं, मैं ऐसे ही चलूं? अधिप तुरंत चीखते हुए बोला, नहीं। अदा डर से अधिप को देखने लगी। अधिप अचानक से चीखा, क्यों? वो समझ नहीं पाई। और बेचारी समझती भी कैसे? जो अधिप देख सकता था, समझता था, वो अदा थोड़ी ना समझ सकती थी। इतनी हॉट परी को ऐसे रूम से बाहर ले जाके उसको सब जगह आग थोड़ी ना लगानी थी। अदा ऐसे हॉटनेस की दुकान बन के बाहर गई तो कहीं जल फुकड़ा अधिप गुस्से में कहीं अपने ही घर में आग ना लगा दे। अदा हैरानी से अधिप को देख रही थी कि अधिप ने अपने आप को नॉर्मल किया। अदा को आराम से समझाते हुए बोला, तुम किसकी सब्जेक्ट हो? अदा अधिप को देखते हुए बोली, आपकी। अधिप, तो तुम ऐसे कपड़े बस मेरे सामने पहन सकती हो। जब इस रूम से बाहर निकलो तो अच्छे पूरे कपड़े पहन के निकलो, ओके? नासमझ अदा अधिप की जलन समझ नहीं पाई और मासूमियत से अधिप की बात में हाँ मिला दी। अधिप के दिल को ठंडक मिली। उसने फिर अदा को उसकी ब्लैक कलर की कार्गो पैंट और टी शर्ट, साथ में ओवरकोट तो नहीं पर जीन्स का जैकेट निकाल के दिया। अदा ने अपने कपड़े लिए और बाथरूम में चली गई। कुछ ही देर में अधिप और अदा हॉल में आए तो तनय अधिप को मुंह बना के देखने लगा, पर जन्य थोड़ा सीरियस होकर अधिप को देख रहा था। अधिप आके सोफे पर बैठ गया।
अदा भी अधिप के बगल में बैठने जा रही थी कि तनय ने अदा का हाथ पकड़ के अपने पास बैठा लिया और बोला, छोटी गिलहरी हपसियों के पास मत बैठो, मेरे साथ बैठो। जन्य और अधिप दोनों तनय को घूर के देखने लगे। तनय ने दोनों को फूल इग्नोर मारा और अदा को टैब में कुछ दिखाते हुए बोला, गिलहरी ये देखो, न्यू पजल गेम, हम दोनों ये खेलते हैं। अदा भी तनय की बात पर हामी भरते हुए उसके टैब में देखने लगी। अधिप और जन्य दोनों ने अपना सिरनामे हिला दिया। जन्य और अधिप फिर कुछ बात करने लगे कि अधिप के फोन में मैसेज आया। अधिप ने अपना फोन देखा तो उसके फेस के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। वो गुस्से में खड़ा हुआ और जन्य से बोला, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अदा का ध्यान रखना। जन्य अधिप को गुस्से में देख के बोला, क्या हुआ, सब ठीक तो है? अधिप अपने डार्क ऑरे में बोला, करण हाथ लग गया। जन्य के भी एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वो जल्दी से खड़ा होते हुए बोला, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। अधिप, नहीं, तू अदा का ध्यान रख, मैं जल्द ही आता हूँ, बोल के अधिप चला गया। जन्य ने भी अपना फोन निकाल लिया और अपने बॉडीगार्ड अधिप की सिक्योरिटी के लिए अधिप के पीछे भेज दिए। तनय अदा के साथ गेम खेल रहा था कि उसके टैब में उसकी मॉम का कॉल आया। तनय ने अदा से 1 मिनट रुकने को कहा और कॉल पिक करके बोला, हाँ मॉम। लेकिन दूसरे साइड से तनय की मॉम नहीं इला भरे गले से बोली, तनय। तनय की सांस अटक गई। वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ और परेशान होते हुए बोला, इला क्या हुआ तुमको? सब ठीक तो है? और तुम मॉम के फोन से कॉल कर रही हो? कहाँ थी अभी तक? तुम मेरे घर पर आई हो क्या? तनय ने सवालों की लाइन लगा दी थी। इला रोने का नाटक करते हुए बोली, तनय मेरी शादी होने वाली है। तनय एकदम से सुन्न पड़ गया। इला आगे बोली, मैं कितने दिनों से तुमको कॉल और मैसेज कर रही हूँ, तुमने मुझे एक का भी जवाब नहीं दिया। तनय और शॉक हो गया और बोला, क्या? पर तुम्हारा एक भी कॉल या मैसेज मेरे पास नहीं आया। इला रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता, मैंने तुमको बहुत सारे कॉल किए, मुझे लगा तुमने मुझे छोड़ दिया, पर दिल नहीं माना तो तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ गई तो पता चला तुम तो काफी टाइम से घर भी नहीं आए। तुम मेरा कॉल पिक नहीं कर रहे थे, इसलिए आंटी जी के फोन से कॉल किया। तनय गुस्से से लाल हो गया। वो अच्छे से समझ गया था क्यों इला के कॉल्स और मैसेज उसके पास तक नहीं पहुंचे। इला आगे बोली, तनय मैंने अपने घर में हम दोनों की बात की है, लेकिन तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो पापा ने दूसरी जगह शादी फिक्स कर दी। तनय की आंखें गुस्से में लाल हो गई। वो पहली बार गुस्से से भारी आवाज में बोला, तुम्हारी शादी होगी तो बस मुझसे। इला दिल में शैतानी मुस्कान मुस्कुरा दी और रोने का नाटक करते हुए बोली, तनय क्या तुम सच बोल रहे हो? तनय, तुमको मेरे प्यार पर शक है? इला, ऐसी बात नहीं है, विश्वास है तभी तो कैसे भी करके पापा से 1 हफ्ते का और टाइम मांगा है। तुम बस अब मेरे पापा से मिल लो, वरना मेरी शादी कहीं और हुई तो मैं जान दे दूंगी। तुम 1 हफ्ते से गायब हो, पापा तुमसे मिलना चाहते थे, वो अब और वेट नहीं करेंगे। बोलते हुए इला रो पड़ी। तनय गुस्से में ही बोला, मैं अभी तुम्हारे घर आता हूँ, तुम परेशान मत हो। इला के फेस पर जीत भरी मुस्कान आ गई और वो बोली, तनय प्लीज अदा को भी अपने साथ लेते आना। तनय शौक में बोला, गिलहरी को डॉट। इला तनय को समझाते हुए बोली, तनय वो तुम फोन नहीं उठा रहे थे और पापा मेरी पिछले हफ्ते ही शादी कर रहे थे, तो शादी से बचने के लिए मैंने पापा से समय मांगा और उसमें मुझे झूठ बोलना पड़ा कि तुम्हारी छोटी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम आ नहीं पा रहे। तुम अदा को लाओगे तो उसको देख के पापा जल्दी मान जाएंगे। तनय बात को समझते हुए बोला, ठीक है। इला एक डेविल स्माइल के साथ बोली, लव यू,
मैं तुमको अपने घर का एड्रेस सेंड करती हूँ। तनय, लव यू टू। इला ने बाय किया और कॉल कट करके तनय की मॉम के पास आई और शरीफ लड़की बनते हुए नजरें झुका के आवाज में एक नमी लिए जैसे अभी रो देगी उस अंदाज में बोली, आंटी सॉरी वो तनय से बात नहीं हो पा रही थी तो मैं सीधा घर आ गई। तनय की मॉम मुस्कुरा दी और इला के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा ये तुम्हारा ही घर है, कभी भी आ सकती हो। मैं तो कितनी बार तनय से बोली तुमको घर ले आएं। इला ने नजरें उठा के तनय की मॉम को देखा, फिर हल्का सा मुस्कुरा के बोली, आंटी मैं चलती हूँ, शॉपिंग के बहाने से निकली थी। तनय की मॉम ने ओके कहा तो इला जल्दी में वहां से निकल ली। इला बाहर आई और अपनी रेंज रोवर में बैठ के गाड़ी स्पीड स्टार्ट करते हुए किसी को कॉल करके बोली, जल्दी से एक छोटे से घर और माँ बाप का इंतजाम करो। दूसरी तरफ इला का कॉल कट होते ही तनय गुस्से में जन्य को ढूंढने लगा। जन्य अधीप की सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा था कि तनय जन्य के पास आया और खींच के उसके गाल में तमाचा जड़ दिया। जन्य शॉक हो गया और उसके हाथ से फोन छूट के नीचे गिर गया। तनय ने तुरंत गुस्से में जन्य की कॉलर पकड़ लिया और उसको घूरते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन अपने कंट्रोल में लेने की? जन्य हैरानी से तनय को देख रहा था। तनय आज पहली बार इतने गुस्से में था, वरना तो मुसीबत कितनी भी बड़ी हो वो मुस्कुराता ही रहता था। लेकिन जन्य भी समझ गया था इला अपना खेल खेल गई और तनय प्यार में अंधा उसकी बातों में फंस गया। जन्य तनय को समझाते हुए बोला, जरूरी था इसलिए ऐसा किया। तनय गुस्से ने बोला, तो तूने इला के ही कॉल और मैसेज क्यों मेरे तक नहीं पहुंचने दिए? जन्य ने अब सीधा बोलना सही समझा और वो सीधा सीधा बोला, मुझे वो बंदी सही नहीं लगती इसलिए। तनय ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, तो तू डिसाइड करेगा कौन सही है और कौन गलत? जन्य, जरूरत पड़ी तो हाँ, भाई है तू मेरा, इतना हक है मेरे पास, कोई भी आती जाती लड़की हमारे बीच नहीं आ सकती। तनय ने एक और तमाचा जन्य के जड़ दिया और बोला, इला आती जाती लड़की नहीं है, मैं प्यार करता हूँ उससे और तेरा कोई हक नहीं है मेरी लाइफ पर, तू बस एक बॉडीगार्ड है, वही बन के रह, समझा? दोबारा मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर किया तो तू जानता है तेरी औकात क्या है और मेरी क्या है। मैं अपने पर आया तो क्या कर सकता हूँ? तनय की बात सुन के जन्य एकदम जम सा गया, उसकी आंखों में नमी तरह गई। तनय ने जन्य को चिढ़ से देखा, फिर वहां से अदा के पास आ गया और उसका हाथ पकड़ के बोला, गिलहरी चलो। अदा तनय के साथ चल दी। तनय अदा को लेकर जा रहा था और जन्य बस खड़ा तमाशा देख रहा था, या फिर यूं कहे तनय की बातें उसके दिल पर इस कदर लगी थी कि सामने क्या हो रहा है उसको दिखाई ही नहीं दे रहा था। तनय घर के बाहर आया और अदा को लेकर इला ने जो एड्रेस भेजा था वहां के लिए निकल गया। कुछ ही देर में तनय एक सुनसान जगह पर खड़ा था जहां मुश्किल से 10-12 ही छोटे छोटे घर होंगे। चारों तरफ बस सन्नाटा था। उन घरों में भी कोई रहता होगा, पता नहीं। तनय नजरें घुमा के चारों तरफ देख रहा था। उसको थोड़ा अजीब सा लगा। इला इस सुनसान जगह पर सिटी के एकदम कोने में रहती है, पर वो अंदाजा लगा पाता कुछ गड़बड़ है उससे पहले इला वहां भाग के आई और तनय के गले से लग गई। आज पहली बार इला तनय के गले लगी तो तनय तो उसके आगे सब भूल गया। तनय ने भी इला को हग कर लिया। वो सच में इला से बेहद प्यार करता था, इसलिए उसके आगे उसको कुछ नहीं दिखता था। लेकिन कहते हैं ना, ज्यादा प्यार भी हानिकारक होता है, और वही आज तनय के साथ होने वाला था। इला तनय से दूर हुई और उसके दोनों गाल पर हाथ रख के रोते हुए बोली, तुमसे दोबारा मिल पाऊंगी उम्मीद ही नहीं थी। तनय का गुस्सा इला को देख के शांत हो गया था।
वो फिर अपने नॉर्मल अंदाज में बोला, तनय उम्मीद से परे ही काम करता है। इला मुस्कुरा दी और फिर अदा को देखने लगी। अदा अपने न्यूट्रल फेस के साथ खड़ी थी। तनय ने उसको शांत रहने को बोला था, क्योंकि तनय को इला के पापा से मिलना था और इला ने अदा को लेकर झूठ बोला था, तो कहीं अदा कुछ बोल के गड़बड़ न कर दे, इसलिए तनय ने अदा को पहले ही समझा दिया था। अदा को पहले जैसे न्यूट्रल देख के इला को लगा, अदा अभी भी पहले जैसी है, ना बोल पाती है ना कोई रिस्पॉन्स दे पाती है। इला के लिए तो अच्छा था वो आराम से अदा के ऊपर अपने बाकी के एक्सपेरिमेंट कर लेगी और तनय को कुछ पता भी नहीं चलेगा। इला मन ही मन खुश थी। इला दोनों को अंदर लाई तो एक 40 से 45 साल का आदमी सोफे पर बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तनय को देख के उस आदमी ने न्यूज़पेपर साइड रखा और रूड आवाज में तनय से बोला, आओ बैठो। तनय अदा को लेकर उस आदमी के पास रखे सोफे पर बैठ गया। वो आदमी अदा को देखने लगा। उसकी नजरें कुछ ठीक नहीं थी। वो अदा को ऊपर से नीचे तक स्कैन मारते हुए गंदी नजरों से देख रहा था, लेकिन तनय इस बात पर ध्यान नहीं दे पाया और उस आदमी से बोला, नमस्ते अंकल। वो आदमी अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आया, जो वो अदा को देखते हुए सोचने लगा था, और तनय से बोला, क्या करते हो? तनय उस आदमी के सीधे सवाल का जवाब देते हुए बोला, अंकल पापा की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनके साथ वही कंपनी देखता हूँ। तनय ने अपनी असली पहचान ना बताते हुए दुनिया के सामने वो जो है उसने वो बताया। तनय आखिर क्या है बता के शो ऑफ नहीं करना चाहता था। वो आदमी तनय की बात को इग्नोर मारते हुए अदा को देख के बोला, ये तुम्हारी छोटी बहन है। तनय अदा को एक नज़र प्यार से देख के बोला, हाँ ये मेरी क्यूट सी छोटी बहन है। वो आदमी अदा को देखते हुए बोला, मेरे पास आओ। अदा तनय की तरफ देखने लगी। तनय हर बात से अनजान अदा को उस आदमी के पास जाने के लिए इशारा कर दिया। अदा उस आदमी के पास आई तो वो आदमी अदा का हाथ पकड़ के गलत तरीके से रफ करते हुए दबाते हुए अदा को देख के बोला, बहुत प्यारी बच्ची हो तुम। उस आदमी के मुंह में कुछ और मन में कुछ और था। वो अदा को चूम लेना चाहता था। अदा को भी उसकी पकड़ कुछ अलग लग रही थी। अदा की आईब्रो तन चढ़ गई थी, लेकिन तनय ने बस उसको शांत रहने को बोला था, तो दर्द होने पर भी वो शांत थी। इला ने उस आदमी की पकड़ नोटिस की तो जल्दी से उस आदमी के पास आई और अदा का हाथ जबरदस्ती उस आदमी के हाथ से छुड़ा के बोली, मैं अदा को घर दिखा के आती हूँ, आप लोग बातें कर लो। बोल के इला ने तनय को आंखों से इशारा किया तो तनय ने भी पलके झपका के अदा को ले जाने की परमिशन दे दी। पर तनय नहीं जानता था उसने अदा को किस खतरे में धकेल दिया था। अदा के दूर जाने से उस आदमी ने गुस्से में अपने जबड़े सख्त कर लिए। तनय फिर सबसे अनजान उस आदमी से बोला, अंकल मैं इला से बहुत प्यार करता हूँ। वो आदमी तनय की बात को काटते हुए बोला, पहले चाय पी ले फिर बात करें। तनय शांत हो गया। उस आदमी ने तुरंत आवाज दी, चाय ले आओ। तो एक 40 से 42 साल की महिला 2 कप चाय लाई और टेबल पर रखने लगी। तनय ने उस महिला से नमस्ते किया तो वो महिला भी नमस्ते करके चली गई। तनय को फिर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो कुछ सोचता उससे पहले वो आदमी बोला, चाय पियो। तनय ने चाय उठाई और पीने लगा। वैसे तो तनय बड़ी बातें करता था, लेकिन वो इला से अपनी शादी की बात करने आया था, इसलिए शांत बैठा था। वैसे भी इला ने उसको बता रखा था उसके पापा को ज्यादा बात करने वाले लोग पसंद नहीं, और तनय ज्यादा बोल के कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहता था।
तनय ने एक घूंट चाय पी ही थी कि उसको अदा की चीखने की आवाज आई, क्यूट तनय। तनय के हाथ कांप गए। उसने जल्दी से चाय साइड रखी और आवाज की तरफ भागा। उस आदमी ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली। तनय थोड़ा आगे आया ही था कि अदा भागते हुए आई और उसके सीने से लग गई और जोर जोर से रोने लगी। एपिसोड 34 डेथ गेम। तनय ने चाय का एक घूंट पिया ही था कि अदा के चीखने की आवाज आई, क्यूट तनय। तनय के हाथ कांप गए और उसका मुंह जल गया। तनय ने जल्दी से चाय रखी और आवाज की तरफ भागा। तनय कुछ कदम भाग के आया ही था कि अदा भी रूम से निकल के भागते हुए आई और तनय के सीने से लग गई और जोर जोर से रोने लगी। तनय थोड़ा घबरा गया और अदा से बोला, छोटी गिलहरी क्या हुआ? तब तक इला भी रूम से बाहर आ गई और अदा को ऐसे देख उसके अंदर गुस्से में ज्वालामुखी फटा हुआ था। इला अदा को टेस्ट कर रही थी कि अदा में क्या क्या बदलाव हुए हैं। इला ने अदा के हाथ पर जलती सिगरेट छुआ दी थी। इला अदा की सारी कमजोरियां पहले से जानती थी। इला को पता था अदा को गर्म चीजों से एलर्जी है। इला वही टेस्ट कर रही थी कि अदा की एलर्जी खत्म हुई कि नहीं। लेकिन इला को नहीं पता था अदा अब थोड़ा बहुत बोलने और समझने लगी है। इला के हाथ पर सिगरेट छुआते ही अदा दर्द से चीख पड़ी और भाग के रूम के बाहर आ गई। वो आदमी भी अपनी जगह पर गुस्से में खड़ा हो गया था। अदा तनय की बात सुन के उसको कस के हक करते हुए बोली, क्यूट तनय उई उई हुई। तनय की आंखें बड़ी हो गई। इला भी खड़ी सोच रही थी कैसे बात को संभाले। अदा के बोलने की वजह से कहीं आज तनय को सच ना पता चल जाए, फिर आगे वो अदा के बारे में पता कैसे करेगी। वो आदमी भी अदा को बोलते देख शौक में उसे देख रहा था। वो समझ गया था अब उसका भांडा फूटने वाला है, इसलिए वो साइड से होकर घर से बाहर निकल गया। तनय का फेस दूसरे साइड था इसलिए वो देख नहीं पाया। वो आदमी बाहर आया और उसने अपने फेस से 40 से 45 साल के उम्र के आदमी की जो स्किन लगाई थी वो निकाली और रोड पर ऐसे ही फेंकते हुए आगे बढ़ने लगा। वो आदमी अपनी गाड़ी तक आया और अपनी पॉकेट में हाथ डाल के स्टाइल से ब्लैक कलर का चश्मा निकाल के पहनते हुए गाड़ी में बैठ गया और अपने फोन को कमांड देते हुए बोला, हे श्री कॉल महिमा। उस आदमी का बोलना था कि कॉल महिमा को लग गई। घर के अंदर मौजूद 40 से 42 साल की महिला के फोन में कॉल आया और वो कॉल पिक करते हुए बोली, यस चीफ। गाड़ी में बैठा चीफ गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, तनय को निपटा दो और इला को बाहर निकाल लो। महिमा ने सीरियस आवाज में कहा, ओके चीफ। चीफ ने तुरंत कॉल कट कर दिया। महिमा ने भी अपने 40 से 42 साल की औरत का गेटअप हटाया और अपने असली अवतार में आ गई। ब्लैक जीन्स, ब्लैक टॉप, फेस एकदम सीरियस, बालों की पोनी टेल। महिमा किसी बॉडीगार्ड से कम नहीं लग रही थी। दूसरी तरफ अदा ने तनय से जैसे कहा, उसको उई उई हो रही है। तनय ने तुरंत अदा को अपने आप से दूर किया और उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, गिलहरी कहाँ लगी तुमको? अदा कुछ बोलती उससे पहले इला आगे आई और बात को संभालने की एक कोशिश करते हुए बोली, अरे वो मैं चाय पी रही थी तो अदा को भी दे दी। मुझे नहीं पता था इसको चाय का कप पकड़ना नहीं आता और ये जल गई। तनय ने इला की तरफ देखा और गुस्सा करते हुए बोला, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? पता है ना बच्ची है ये, बच्चों को चाय कौन पीने को देता है? इला तनय की आवाज और गुस्से में फेस देख के थोड़ा शॉक हो गई। तनय ने पहली बार इला से ऐसे बात की थी। तनय ने इला पर ध्यान नहीं दिया और अदा का हाथ पकड़ के देखा तो तनय की आंखें बाहर आ गई। अदा का हाथ कलाई से लेकर उंगलियों तक पूरा लाल पड़ा था और हाथ में एक बड़ा सा निशान और इतनी सूजन थी कि ऐसा लग रहा था
किसी ने हाथ में हवा भर दी हो पर हाथ में हवा नहीं खून था। गोरे रंग की वजह से खून सूजी हुई जगह पर साफ समझ आ रहा था, जैसे किसी ने जरा सी सुई चुभोई तो खून फट के बाहर आ जाएगा। तनय अदा का हाथ देख के ही डर गया और अदा से बोला, ये कैसे हुआ? तुम चाय से इतना कैसे जल गई? अदा अभी तक सिसकियां भर के रो रही थी। वो कैसे अपनी बात बोले नहीं जानती थी, इसलिए उसने इशारे से अपनी बात तनय को समझाई। अदा ने अपने हाथ से इशारा किया सिगरेट पी के धुआं छोड़ते हुए सिगरेट उंगलियों में छुआना। तनय अदा के इशारे बहुत अच्छे से समझ गया। इला एक बार फिर आगे आई और तनय से बोली, तनय ये तुम कैसे बात कर रहे हो मुझसे? इला इतना ही बोली थी कि तनय ने सीधा अदा को सीने से लगा के इला की गर्दन पकड़ ली। इला शॉक हो गई और तनय को देखने लगी। तनय के फेस पर गुस्सा और आंखों में आग थी। इला तनय को ऐसे देख के डर गई और तनय से अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए उसके हाथ पर मारते हुए बोली, तनय ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं मर जाऊंगी। तनय ने इला का गला पकड़े हवा में उठा दिया और अपनी खूंखार आवाज में दहाड़ते हुए बोला, कौन हो तुम? इला तनय की आवाज सुन के अंदर तक कांप उठी। उसने तनय का ये रूप पहली बार देखा था। इला फिर भी बचने की कोशिश करते हुए बोली, तनय ये क्या हो गया है तुमको? मैं तुम्हारी इला। तनय गुस्से में फिर दहाड़ते हुए बोला, अब बस सीधा सीधा सच बोलो, कौन हो तुम? क्यों गिलहरी को जलाया? क्या चाहती हो तुम गिलहरी से? इला दर्द में झटपटाते हुए बोली, तनय अदा झूठ बोल रही हैं। मैंने उसको नहीं जलाया, वो अपने आप जली। किसी गुड़िया की गर्दन गुस्से ने जैसे दबाते हैं, तनय वैसे इला की गर्दन कस के दबाते हुए बोला, झूठ तुम्हारे जैसे धोखेबाज लोग बोलते हैं, मेरी गिलहरी नहीं। इला की जान बस निकलने पर आ गई थी। वो अपनी मरी हुई आवाज में बोली, तुमको इस लड़की पर विश्वास है, मेरे ऊपर नहीं। तनय और कस के इला की गर्दन दबाते हुए बोला, हाँ मेरी गिलहरी के पास झूठ बोलने का फीचर है ही नहीं। इला के बस प्राण निकलने ही वाले थे कि महिमा तनय के पीछे से आई और उसके सिर में जोर से रॉड मारी। तनय को पहले भी उस जगह हॉकी पड़ी हुई थी। उसका पहले का ही जख्म अभी तक पूरी तरह नहीं भरा था कि उसी जगह महिमा ने फिर वार किया तो तनय झेल नहीं पाया और उसके मुंह से चीख निकल गई और इला भी उसके हाथ से छूट गई। इला धम से हवा से जमीन पर गिरी और दर्द से चीखते हुए खांसने लगी। वो तो बस मौत को छू के वापस आई थी। अदा भी तनय की चीख सुन के अपना सिर उठा के उसको देखते हुए भरे गले से बोली, क्यूट तनय। तनय कुछ बोलता कि महिमा ने एक और बार तनय के सिर पर रॉड मार दी। तनय दोबारा पूरी तरह घायल हो गया और अदा को छोड़ के अपने घुटने पर आ गया। अदा तनय को देख के और रोने लगी। तनय के सिर से खून बहन के उसके फेस से होते हुए नीचे टपक रहा था। अदा तनय को देख के रोते हुए बोली, क्यूट तनय खून। तनय ने अपने सिर को झटका और अपने आप को संभालते हुए अदा से बोला, कुछ नहीं हुआ छोटी गिलहरी। कि महिमा एक बार फिर तनय को मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अदा महिमा को देख के चीख पड़ी। तनय तुरंत समझ गया कि महिमा पीछे से आ रही है। वो तुरंत उस जगह से हट गया और इस बार महिमा का वार चूक गया। तनय ने तुरंत अपनी स्किल का यूज किया और अपना पैर फंसा के महिमा को गिरा दिया। महिमा मुंह के बल तनय के पास गिरी। महिमा संभलती या कुछ समझती उससे पहले तनय ने एक झटके में महिमा की गर्दन पकड़ी और घुमा दी। महिमा 1 मिनट के अंदर भगवान को प्यारी हो गई। तनय ने गुस्से में महिमा को देखा और अपने माथे पर से खून पोंछ के महिमा के ऊपर फेंकते हुए बोला, हट कायर, पीछे से वार करते हैं। तनय इतना बोला था कि इला ने तनय के सिर पर जोर से गन के पीछे का हिस्सा मारा। तनय को चोट पर चोट लग रही थी।
वो इस बार वार बर्दाश्त नहीं कर पाया और जमीन पर महिमा के पास ही गिर पड़ा। तनय के सिर से खून पानी जैसा बह रहा था। इला ने तुरंत तनय के हाथ चुन्नी से बांध दिए और खड़े होकर गहरी सांस भर से तनय को लात मार के गाली देते हुए बोली, पूरे प्लान की बैंड बजा दी। तनय अपनी लाल पड़ी आंखों से इला को घूरते हुए अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रहा था कि इला तनय के मुंह पर लात मारते हुए बोली, दिमाग ज्यादा लगाने की क्या जरूरत थी? अब तुमको मरना पड़ेगा। अच्छा खासा सब चल रहा था ना, क्या जरूरत थी उंगली करने की? तनय का दिल आत्मा सब गुस्से में जल जा रहा था। अदा भी साइड में खड़ी तनय को देख के डर से रो रही थी। उसको नहीं पता था वो क्या करें। थी तो आखिर अदा 4 साल की बच्ची ही, उसका दिमाग था ही कितना। इला ने फिर अदा को देखा और उसके पास आके उसके गाल में तमाचा जड़ दिया। अदा लड़खड़ा के जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट के रोने लगी। उसके गाल में इला के हाथ छप गया था। इला अदा के सामने नीचे झुकी और उसके जिस हाथ में इला ने सिगरेट छुआई थी उसी हाथ पर पैर रख के मसलते हुए बोली, तू बोलना सीख गई तो 1 मिनट में मेरा प्लान खराब कर दिया। अदा दर्द में मचल पड़ी। तनय गुस्से में चिल्ला उठा, इला गहलरी को कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। इला ने अदा के हाथ से पैर हटाया और तनय से बोली, तू चिंता मत कर, आज बस तू ही मरेगा। इस लड़की को नहीं मारूंगी। ये सारा खेल ही इस लड़की का है। मुझे तो बस कुछ एक्सपेरिमेंट करने थे पर ये अब बोलना सीख गई तो चीख पड़ी। पता होता तो इसको सुला के सारे काम कर लेती। तनय गुस्से में बौखलाया जा रहा था। उसको इला के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। अगर अभी उसके हाथ खुल गए तो वो इला को सच में वही जिंदा गाड़ देगा। पर इला ने बहुत मजबूती से तनय को बंधा था, इसलिए इला को तनय का अब कोई डर नहीं था। इला ने गन साइड रखी और तनय से बोली, चल अभी भी देर नहीं हुई है, तेरी आंखों के सामने इस पर एक्सपेरिमेंट पर लेती हूँ। तनय की आंखें और बड़ी हो गई। वो चिल्लाते हुए बोला, इला गिलहरी को कुछ हुआ तो जिंदा गाड़ दूंगा। इला एक डेविल स्माइल के साथ बोली, भौंकते बहुत हो तुम, पिछले जन्म में कुत्ते थे क्या? तनय गुस्से में तिलमिलाया हुआ बोला, कुछ ही देर में तुमको अच्छे से पता चलेगा मैं कौन था और कौन हूँ। इला एक शैतानी हंसी हंस दी और ड्रॉ से इंजेक्शन निकाल के अदा की तरफ बढ़ते हुए बोली, चल दिखा, मैं भी यही हूँ, देखती हूँ तू क्या है। तनय ने अपनी मुट्ठी कस ली। अदा इला को देख के अपने कदम पीछे ले रही थी। इला अदा के सामने बैठ गई और इंजेक्शन जमीन पर रख के अदा की पहनी जैकेट जबरदस्ती निकालने लगी। अदा रोते हुए मचल रही थी तो इला ने अदा के दूसरे गाल में भी जोर से तमाचा लगा दिया। अदा दर्द से एक बार फिर बिलक पड़ी। इला ने अदा की जैकेट उतार से साइड फेंकी और उसका हाथ पकड़ के इंजेक्शन से उसका खून निकालने के लिए इंजेक्शन उठाते हुए बोली, तू आज भी सेंसिटिव है, तुझे आज भी गर्म से एलर्जी है। जरा सी सिगरेट से तेरा पूरा हाथ ही फूल गया। चल देखते हैं तेरे खून में कुछ बदलाव हुआ या नहीं। बोलते हुए इला अदा की नस देख रही थी जिससे वो खून निकाल सके। अदा डरी हुई सी इला को देख रही थी कि उसने मदद के लिए तनय की तरफ देखा तो तनय ने उसको देखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। तनय का आंखें बंद करना था कि अदा के फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। अदा ने तनय को देखते हुए इला से कहा, क्यूट तनय को क्या हुआ? उसकी आंखें क्यों बंद हो गई? इला ने सिर घुमा के तनय की तरफ देखा और डेविल स्माइल के साथ बोली, तुम्हारा क्यूट तनय मर गया। अदा इला को देख के सवाल करते हुए बोली, क्यूट तनय मर गया कैसे? इला हंसते हुए बोली, मैंने तुम्हारे क्यूट तनय को मार दिया। इला का बोलना था कि अदा क्यूट अदा से डेविल अदा बन गई। अदा ने इला का हाथ पकड़ा और उसको घुमा के जमीन पर पटक दिया।
इला शॉक हो गई। अदा को अचानक से ये क्या हुआ? पर इला समझ पाती ये सब क्या था। उससे पहले अदा ने जन्य के सिखाए मूव्स यूज किए और इला के ऊपर बैठ के उसके हाथ अपने घुटनों से दबाए और बिना किसी भाव के एक रोबोट के जैसे इला के फेस पर लगातार पंच मारते हुए बोली, क्यूट तनय को मारा, क्यूट तनय को मारा। इला दर्द से तड़प उठी। अदा के मूव्स के आगे इला कुछ कर ही नहीं पा रही थी। अदा ने अपने एक हाथ और दोनों पैर से इला को पूरी तरह बांध के रखा था, जैसे कुश्ती करते टाइम किया जाता है। अदा बस पागल जैसे एक ही चीज बोलते हुए इला को मार रही थी। इला के नाक मुंह सब जगह से खून निकल आया था। तनय जमीन पर पड़ा डेविल स्माइल के साथ इला को देख रहा था। ये सब तनय के डेथ गेम की वजह से हुआ था, जो वो अदा के साथ खेलता था। जब तनय घर में ऐसे ही नकली मरने का नाटक करता था और अदा डमी बॉडीगार्ड को मारती थी कि उसने तनय को क्यों मारा। आज उसी मजाक में खेले खेल ने दोनों की जान बचाई थी। तनय को नहीं पता था अदा सच में उसको मारा हुआ देख के इस रूप में आ जाएगी। उसने तो बस एक बार अपने दिल की सुनकर अदा पर विश्वास दिखाया था और अदा ने उसके विश्वास को 7वें आसमान में पहुंचा दिया था। जब गेम के अदा तनय को मरा देख के डमी बॉडीगार्ड को मारती थी तो तनय को लगता था ये बस अदा का गेम है, पर आज उसको समझ आ रहा था ना वो अदा का गेम था, ना ये अदा का गेम है। ये तो बस अदा का प्यार है उसके प्रति कि वो तनय को मरा हुआ नहीं देख सकती। तनय की आंखों के कोने से आंसू बह निकले थे और अदा अभी भी पागलों जैसी इला को मारते हुए किसी रोबोट जैसे बोल रही थी, क्यूट तनय को मारा, क्यूट तनय को मारा। इला अधमरी हालत में आ गई थी। अदा उसकी नाक पर ही मुक्के पर मुक्के मार रही थी। इला वही बेहोश हो गई। तनय ने अपने जैसे तैसे हाथ खोले और सहारा लेकर खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए अदा के पास आया और उसका हाथ पकड़ के बोला, छोटी गिलहरी। अदा तुरंत रुक गई और सिर उठा के तनय को अपने सामने खड़ा देखा तो हमारी डेविल गुड़िया फिर से क्यूट गुड़िया ने बदल गई। अदा इला के पैर हाथ सब छोड़ के खड़ी हुई और तनय के सीने से लग के बोली, क्यूट तनय अब जिंदा हो गए। तनय के कस के अदा को हग करते हुए अपनी आंखें भींच ली। अदा को थोड़ा दर्द महसूस हुआ तो वो बोली, क्यूट तनय उई उई हो रही है। तनय अदा से थोड़ा दूर हुआ और उसका हाथ पकड़ के देखने लगा तो अब अदा के हाथ से खून बह रहा था। अदा के जिस हाथ में सूजन थी अदा उसी हाथ से इला को पंच मार रही थी तो अदा के हाथ की खाल फट गई और उससे खून बहने लगा था। तनय तुरंत अपना रुमाल निकाल के अदा के हाथ में बंधने लगा। अदा ध्यान से तनय के सिर से बह रहे खून को देख रही थी। तनय का फेस खून से सन चुका था, फिर भी वो अपने आप को अदा के लिए संभाले हुए खड़ा था। अदा ने तनय के फेस से खून की एक बूंद ली और तनय से बोली, क्यूट तनय आप भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हो। तनय नासमझी से अदा को देखते हुए बोला, मतलब? अदा तनय को आंखों में नमी लिए देखते हुए बोली, हाँ मेरा भी खून निकला जिससे मैं मरी नहीं और स्ट्रॉन्ग हो गई, अब आप भी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे ना। तनय को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, फिर उसने तुरंत अदा के पैरों को देखा तो उसके पंजों में खून लगा था। तनय पूरा शॉक हो गया और उसको समझते देर नहीं लगी। अधेप अदा को रूम के अंदर क्यों रख रहा था? मतलब अदा अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं है और इस हाल में भी अदा ने इतना कुछ बर्दाश्त किया। तनय ने तुरंत अदा को पकड़ के चेयर पर बैठाया और फिर से उसको जैकेट पहना के बॉडीगार्ड को कॉल करके वहां बुला लिया। अदा चुपचाप अपना पेट पकड़ के बैठ गई। उसको अब अपने पेट में दर्द महसूस हो रहा था। अदा को देख के तनय को बहुत बुरा फील हो रहा था।
आज उसकी गिलहरी उसकी वजह से कितना दर्द झेल रही थी। तनय ने भी अपने सिर पर तब तक कपड़ा बंध लिया था ताकि और खून न बहे। जल्द ही बॉडीगार्ड वहां आ गए तो तनय ने बॉडीगार्ड के साथ अदा को भेज दिया और खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए वहां से निकल गया। तनय अदा के साथ और रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने बॉडीगार्ड बुलाए थे। तनय का सिर घूम रहा था, अगर ड्राइव करते टाइम उसको चक्कर आए तो कहीं वो फिर अदा को खतरे में ना डाल दे, इसलिए उसने अदा को बॉडीगार्ड के साथ भेज दिया था। और दूसरी वजह ये भी थी कि तनय और अदा को दर्द में नहीं देख पा रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अदा से नजरें मिलाने की। अदा उससे कितना प्यार करती है और उसने अपनी गिलहरी को खतरे में डाल दिया। तनय आंखों में आंसू लिए सोचते हुए कार ड्राइव कर रहा था। उसको इला के धोखा देने से ज्यादा इस बात का गम था कि उसकी वजह से अदा ने आज कितना दर्द झेला। अगर आज अदा को कुछ हो जाता तो वो जीते जी मर जाता। तनय ड्राइव कर रहा था कि उसको सामने दिखना बंद हो गया और उसकी गाड़ी एक तेज स्पीड के साथ डिवाइडर को तोड़ते हुए हाईवे वॉल से टकरा के आधी नीचे लटक गई। वहीं थोड़ी दूर अपनी गाड़ी में बैठा चीफ अपनी आंखों में अंगारे लिए फुल स्पीड में गाड़ी से तनय की गाड़ी को टक्कर मार के हाईवे से नीचे गिराने के लिए तनय की गाड़ी की ओर बढ़ गया। एपिसोड 35 तू गधा दिखता है। तनय की गाड़ी हाईवे वॉल से आधी नीचे लटकी थी और चीफ तनय को मारने के लिए तैयार खड़ा था। वजह दो थी। पहली, तनय कुछ सच जान गया था जो चीफ के लिए अच्छा नहीं था, और दूसरा, इला तनय की वजह से आज जिंदगी और मौत के बीच खड़ी थी। इला बच भी पाएगी, उसके चांस भी कम थे। इला की नाक पूरी तरह घायल थी, उसकी नाक की नसें टूट चुकी थी। अदा ने एक ही जगह इला को लगातार मारा था। अदा ने ऐसा जानबूझ के नहीं किया था। जन्य ने उसको सिखाया ही ऐसा था कि नाक इंसान की सबसे सेंसिटिव पार्ट में से एक है। तुमको जब कुछ समझ न आए कि सामने वाले से कैसे बचना है, उसको कैसे मारना, तो बस अंधाधुन उसकी नाक पर मारो। और अदा ने जन्य के रूल फॉलो किए थे। पर इला चीफ की बहुत अजीज थी। अगर इला को कुछ हुआ तो वो तनय को भी नहीं छोड़ेगा। चीफ तनय की गाड़ी के पास आने वाला था कि एक थार डिवाइडर को तोड़ते हुए आई और स्पीड से चीफ की गाड़ी को टक्कर मारी। चीफ की गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। चीफ ने तुरंत अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाया कि तभी थार में बैठे जन्य ने अपना हाथ विंडो से बाहर निकाला और चीफ की गाड़ी के एक आगे वाले और एक पीछे वाले टायर, जो जन्य के साइड टायर थे, उसमें गोली मार दी। चीफ थोड़ा शॉक हो गया। जन्य अपनी गाड़ी से बाहर आया और सीधा गन अंदर बैठे इंसान पर पॉइंट करते हुए चीफ की गाड़ी के पास आके ग्लास पर हाथ मारते हुए बोला, बाहर आ। चीफ के गाड़ी के ग्लास ब्लैक कलर के थे, इसलिए जन्य अंदर कुछ देख नहीं सकता था। गाड़ी से कोई बाहर नहीं आया तो जन्य ने सीधा ग्लास पर गोली चला दी, लेकिन गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। जन्य का शक यकीन में बदल गया कि शायद गाड़ी के अंदर चीफ है। जन्य गाड़ी में एक ही जगह बार बार बुटेल मारने लगा। बुलेट प्रूफ गाड़ी का भी एक रूल होता है, अगर एक ही जगह पर बार बार बुटेल लगी तो ग्लास टूट के बुलेट अंदर चली जाती है। जन्य लगातार गोली चला रहा था कि गाड़ी से चीफ बाहर आया। जन्य चीफ को देखने लगा, लेकिन चीफ ने फुल फेस मास्क लगाया हुआ था। चीफ को पहचान पाना मुश्किल था। जन्य ने सीधा गन चीफ के सिर पर रख दी और बोला, मास्क हटा। चीफ हंस दिया और अपनी आवाज बदलते हुए बोला, अपने दोस्त को मरता छोड़ के मुझे पकड़ना चाहते हो? जन्य रूढ़ आवाज में बोला, काम के आगे कोई दोस्त नहीं, और तूने एक सेकंड में अगर मास्क नहीं हटाया तो मुझे तेरे सिर से गोली पार करते समय बिल्कुल अफसोस नहीं होगा। चीफ फिर हंस दिया और बोला,
फायदा क्या है? जन्य लापरवाही से बोला, नुकसान भी तो नहीं है। चीफ जन्य को ऑफर करते हुए बोला, चाहो तो तुमको फायदा हो सकता है। जन्य ने तुरंत चीफ के शोल्डर पर गोली चला दी और बोला, मैं हराम का नहीं खाता। चीफ ने दर्द ने अपनी आंखें भींची और अपने हाथ को पकड़ लिया। जन्य एक डेविल स्माइल के साथ बोला, टाइम खत्म। जन्य इतना बोल के चीफ को गोली मारने को तैयार था कि चीफ से जन्य को धक्का दिया और हाईवे से नीचे कूद गया। जन्य ने तुरंत नीचे देखा और गोली चलाने को हुआ तो नीचे चीफ कहीं नहीं था। जन्य थोड़ा शॉक हो गया कि चीफ कूदा तो नीचे ही था, फिर कहाँ गया। पर ये सारी टेक्निक अभी आम थी, चीफ ने कोई गैजेट यूज किए होगा, वो हाईवे वॉल से ही लटका होगा। पर जन्य इतनी बड़ी वॉल के साइड से उसको देख नहीं सकता था, और जन्य अगर नीचे भी जाता तब तक चीफ भाग निकलता। अभी जन्य के लिए तनय को बचाना ज्यादा जरूरी था। जन्य ने चीफ को छोड़ा और भाग के तनय की गाड़ी के पास आया तो तनय अपने सिर पर हाथ रखे अपना सिर झटक रहा था। तनय के सिर से बहुत खून बह रहा था, उसका पूरा फेस खून से सना हुआ था। जन्य ने तनय को देख के आंखें छोटी कर ली और वही गाड़ी के पास हाईवे वॉल से टेक लेकर खड़ा हो गया और अपना फोन निकाल के गेम खेलने लगा। तनय का ध्यान बाहर खड़े जन्य पर गया तो उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए। उसको अच्छे से याद था उसने आज जन्य से कैसे बात की। तनय ने जन्य से कुछ नहीं कहा और गाड़ी का डोर ओपन करने की कोशिश करने लगा तो गाड़ी और आगे को झुक गई। तनय चीख पड़ा, उसको हाइट से डर लगता था। जन्य ने नजरें तिरछी करके तनय को देखा पर कुछ बोला नहीं, ना उसकी मदद के लिए आगे आया। तनय कुछ देर तो जन्य को देखता रहा पर तनय की हिम्मत नहीं पड़ रही थी वो जन्य से कुछ बोले। लेकिन तनय जानता था जन्य बस उसके कुछ बोलने का वेट कर रहा था है। जन्य इसलिए ऐसे खड़ा है क्योंकि तनय ने मुसीबत आने पर भी इमरजेंसी बटन प्रेस नहीं की। तनय सब जानता और समझता था, इसलिए तनय अपनी दर्द भरी आवाज में गाली देते हुए बोला, कुछ सीधा धक्का ही दे देना, देख के मजे क्या ले रहा है। जन्य ने तनय की तरफ घूर के देखा और बोला, मैं फटे हाल आशिकों को हाथ नहीं लगता, वैसे भी तू कुछ देर में निपट ही जाएगा, फिर तेरे नाम पर भी छोटू सा ताज महल बनवाना देंगे, सही रहेगा ना। तनय मुंह बनाते हुए बोला, कुछ तुझे बड़े मजे आ रहे हैं ना, बदला ले रहा है। जन्य, ना मैं एक मामूली सा बॉडीगार्ड, मेरी इतनी औकात की द ग्रेट क्यूट तनय से बदला लूं। तनय ने बेचारों सा मुंह बना लिया और बोला, अच्छा चल सॉरी। जन्य अपना कान खुजलाते हुए बोला, द ग्रेट क्यूट तनय ने कुछ बोला क्या? तनय चीड़ के बोला, दुष्ट बचा वरना नीचे गिर के तो नहीं पर हाइट देख के जरूर प्राण प्रिय हो जाऊंगा। जन्य तनय को घूरते हुए बोला, ना ऐसे कैसे प्राण प्रिय होगा, सच्चा प्यार, शादी, क्यूट लड़की, फिर क्यूट बच्चे, पर तेरी क्यूट सी शरीफजादी कहीं दिख नहीं रही। तनय ने मासूमियत से बोला, भाई बचा ले, बाद में ताने मार लियो। जन्य, अरे मैं कौन होता हूँ तुझे बचाने वाला, जा अपनी क्यूट सी बंदी के पास, उससे जाके चिपक, बोल तो फेविकोल लाके देता हूँ, लगा के चिपक जाना, फिर दोनों जन्मों जन्मों के साथी बन जाओगे, फिर क्यूट क्यूट निभा निभी का खेल खेलना। तनय ने रोने सी शक्ल बना ली और बोला, भाई क्यों जान सुखा रहा है, हो गई गलती, बोल तेरे पैर पकड़ के खींच दूं। जन्य गाड़ी के पास आया और गाड़ी के ऊपर हाथ रखते हुए बोला, पर तू बच के क्या करेगा, एक गई दूसरी के पीछे भागेगा। तनय बच्चों सा मुंह बना के बोला, भाई नहीं भागूंगा, बचा ले यार, क्यों सास बन रहा है, इतने ताने तो सास भी नहीं मारती अपनी बहू को।
जितने तू मुझे करेले में लपेट लपेट के दे रहा है। जन्य तनय की नौटंकी देख के थोड़ा सा मुस्कुरा दिया और बोला, अब जाएगा किसी के पीछे? तनय, भाई मैं किसी के आगे ना जाऊं, तू पीछे की बात कर रहा है। जन्य तनय को घूरते हुए बोला, बेटा अगर अब तू किसी लड़की के आस पास भी दिखा ना तो मैं खुद तुझे खाई से नीचे फेंक आऊंगा। तनय बेचारों सा बोला, फेंक आना भाई, पर बचा ले, अब सहा नहीं जा रहा। जन्य ने तुरंत तनय को गाड़ी से बाहर निकाल लिया तो तनय जन्य के ऊपर ही गिर पड़ा। तनय की हालत सच में बहुत खराब थी। जन्य ने तनय को कंधे पर किसी सामान के जैसे उठा लिया तो तनय अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, इज्जत से उठा ले भाई, तूने तो भोरी समझ लिया मुझे। जन्य तनय को अपनी गाड़ी की तरफ ले जाते हुए बोला, तुझे अभी भी इज्जत चाहिए? तनय अपना हाथ ना में हिला के बोला, रहने दे भाई, तू सास के साथ साथ जेठानी भी बन जाएगा, तेरे साथ आज बहू वाली फीलिंग आ रही है। जन्य ने तनय को लाके गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठाया और बोला, और मुझे तेरे साथ पागलों वाली, और जा निभा निभी का खेल खेल ले। तनय, भाई बस भी कर, आज ही पूरा ससुराल खोल देगा क्या? यहाँ जान पर आई है और तुझे ताने मारने की पड़ी है, मेरी जान निकाल देगा तब डॉक्टर के पास लेकर चलेगा क्या? जन्य ने कुछ नहीं कहा और ड्राइविंग सीट पर आके बैठ गया। तनय का सिर घूम रहा था और घूमता भी क्यों ना, बेचारे को चोट जो इतनी आई थी। तनय ने अपनी सीट बेल्ट ओपन की और जन्य के पैरों में सिर रख लिया। जन्य हल्का सा मुस्कुरा दिया और तनय के सिर पर हाथ रख लिया। जन्य को जैसे बॉडीगार्ड्स से खबर मिली तनय अकेले गाड़ी लेकर गया है, तो जन्य तुरंत तनय का फोन ट्रैक करके उसके पास आ गया। जन्य ने जब तनय की गाड़ी हाईवे से लटकी देखी तो उसकी जान मुंह को आ गई। लेकिन जब जन्य ने सामने से एक गाड़ी को स्पीड से आते देखा तो उसको शक हुआ, पक्का कोई तनय को मारने के लिए इतनी स्पीड में आ रहा है। मतलब तनय की गाड़ी इतनी ज्यादा भी नीचे नहीं थी कि वो गिरे। मतलब जन्य उस गाड़ी में अगर चीफ है तो उसको पकड़ सकता है। सब कैलकुलेट करके ही जन्य तनय को छोड़ के पहले चीफ के पास गया, वरना तो ये जग जाहिर था अगर अधिप और तनय में से किसी एक को भी कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आगे वो खड़ा होगा। आज भी उसको कुछ समय के लिए तनय की बात से धक्का लगा, लेकिन दोस्ती यारी में तो इतना चलता है बॉस, अगर एक दोस्त ही दूसरे दोस्त की बात को लेकर बैठ जाए तो दोस्त किस नाम का। दूसरी तरफ अधिप एक रूम में चेयर पर पैर डाले बैठा था और उसके सामने करण अधमरी हाथल में जमीन पर पड़ा था। अधिप ने करण को देखते हुए कहा, मैं आखिरी बार पूछूंगा, तुम अदा को कैसे जानते हो? क्या तुमने उस रात अदा को वो इंजेक्शन दिया था? करण अपनी अधमरी आवाज में बोला, मिस्टर खन्ना आप मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? मैं करण नहीं हूँ, मैं अभिमन्यु हूँ। करण मेरा जुड़वा भाई है, आप चाहो तो पता कर सकते हो। अधिप गुस्से में नीचे झुका और करण बोलो या अभिमन्यु के बाल कस के पकड़ लिए और उसका सिर जमीन पर पटकते हुए बोला, तुम भी मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानते होगे, तुम करण ना हो अभिमन्यु हो, उसके बाद भी मुझे तुम्हारी जान से कोई मतलब नहीं है, मार तो मैं तुमको तब भी दूंगा। अभिमन्यु दर्द में अपनी आंखें भींचते हुए बोला, सर मार देना पर मैं ही करण को ढूंढ के आपके पास तक ला सकता हूँ। करण बहुत शातिर है, वो कभी भी अपने आप को बचाने के लिए मेरा नाम और मेरी पहचान यूज कर लेता है। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, अगर आमने सामने खड़े हुए तो आप एक अंतर नहीं बता सकते। मैं यहाँ हूँ तो करण कहीं दूसरी जगह मेरा नाम यूज करके आराम से घूम रहा होगा। अधिप ने अपनी आंखें छोटी कर ली। वो कुछ बोलता उससे पहले एक बॉडीगार्ड भागते हुए आया और अधिप के पास झुक के धीरे से कुछ बोला।
अधिप की मानो सांसें अटक गई। उसने तुरंत अभिमन्यु को छोड़ा और ऐसे भागा जैसे उसके पैरों में पहिए लग गए हो। अभिमन्यु और सारे बॉडीगार्ड अधिप को ही देख रहे थे। अधिप जल्द ही हॉस्पिटल पहुंचा। जन्य आईसीयू रूम के बाहर ही टेंशन में खड़ा था। अधिप के फेस पर परेशानी आराम से देखी जा सकती थी। अधिप जन्य के पास आया तो जन्य को लगा अधिप अदा के लिए इतना परेशान है। जन्य अधिप को देखते हुए बोला, बच्ची ठीक है, बस हाथ में थोड़ी चोट है। उसको दर्द था तो डॉक्टर ने दवा देकर सुला दिया। बच्ची उस रूम में डॉट। जन्य अपनी बात पूरी करता उससे पहले अधिप गुस्से में चिढ़ते हुए बोला, बकवास बाद में करना। तनय के लिए डॉक्टर ने क्या बोला? जन्य अधिप को देखने लगा। जन्य को दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। अधिप के लिए आज भी उसके दोस्त किसी भी लड़की के ऊपर थे। हाँ, अधिप के लिए अदा बहुत 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 जरूरी थी, पर दोस्त के आगे कुछ कम। जन्य को मुस्कुराता देख अधिप उसके मुंह पर मुक्का मारते हुए बोला, बतीशी तोड़ दूंगा, बक तनय कहाँ है? जन्य ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए बोला, आईसीयू में है, खून ज्यादा निकल गया है, सिर में 8 टांके आए हैं। डॉक्टर ने कहा है अगर कुछ घंटे होश और नहीं आता तो शायद तनय कोमा में जा सकता है। अधिप ने गुस्से में अपनी आईब्रो जोड़ ली और बोला, वो क्या उसके फरिश्ते भी अभी 5 मिनट में होश में आएंगे? बोल के अधिप आईसीयू रूम में आया तो तनय के सिर पर पट्टी बंधी थी और वो मशीनों के बीच लेटा था। अधिप तनय के पास आया और मशीनों के तार उसके हाथ से हटाए और उसको जोर से लात मारी। तनय पलट के सीधा मुंह के बल नीचे गिरा और गिरते ही बेचारे को सच में होश आ गया और वो दर्द में चीखते हुए अपनी कमर पर हाथ के गुस्से में बोला, को नरक में जाएगा। अधिप तनय को नीचे गिरे देखा तो बेड पर आके पैर पर पैर डाल के लेटते हुए बोला, तू चिंता मत कर, तुझे भी साथ लेकर जाऊंगा। तनय की आवाज सुन के तो जन्य भी भाग के अंदर आ गया था और तनय को जमीन पर बैठा देख उसके फेस पर भी मुस्कान आ गई थी। बेचारा तनय बेड के सहारे से उठ के खड़ा हुआ और बेड के साइड में बैठ के अधिप को मुंह बना के देखते हुए बोला, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं है ना? मैं यहाँ सिला पड़ा हूँ, उसके बाद भी तू मेरे बेड पर कब्जा करके लेटा है। अधिप तनय का सिर को देखते हुए बोला, तो क्यों फुड़वाया अपना सिर? जन्य भी आके अधिप के पास बेड पर पैर ऊपर करके फोल्ड करके बैठ गया और बोला, बेचारे को लड़की का चस्का चढ़ा था, अच्छे से फोड़ा इसको लड़की ने। बोलते हुए जन्य हंस दिया तो अधिप भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। पर बेचारे क्यूट तनय के बहू वाले दिन आ गए थे। अरे मतलब कि बेचारे क्यूट तनय के ताने सुनने के दिन आ गए थे। अभी तक जन्य उसके मजे ले रहा था, अब अधिप भी उसके जले पर हाथ सेकने आ गया। लेकिन तनय को इस बात का कोई गम नहीं था। यही तो दोस्ती होती है, हंसी मजाक और सबसे बड़ा मुसीबत के समय साथ। तनय मुंह बना के बैठा था और तनय और अधिप उसकी मौज लेते हुए मुस्कुरा रहे थे कि रूम का डोर ओपन हुआ और एक नर्स अदा को लेकर रूम में आई। अदा सो के उठ चुकी थी और उठते ही क्यूट तनय कहाँ है पूछने लगी। अदा बच्चों के जैसे रो रही थी, इसलिए नर्स अदा को जन्य के पास लाई थी। लेकिन उसको जब रूम से हंसने की आवाज आई तो वो अदा को रूम के अंदर ले आई। नर्स तुरंत ही अदा को छोड़ के चली गई थी। अदा ठीक थी, बस उसके हाथ में पट्टी बंधी थी। अदा नासमझी से तीनों को एक बेड पर बैठा देख रही थी कि अधिप ने हाथ के इशारे से अदा को अपने पास आने को कहा। अदा चुपचाप अधिप के पास आके खड़ी हो गई। अदा की पलकें अभी तक गीली थी। अधिप ने अदा को अपने पास बैठा लिया और उसकी पलकें पोंछ के उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, दर्द हो रहा है? अदा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। अदा को देख के तनय फिर सीरियस हो गया था।
उसको सच में गिल्टी फील हो रहा था, उसके साथ जो चाहे वो हो, पर अदा उसकी छोटी गिलहरी थी। अदा के आगे इलाका उसको धोखा देना तो तनय को मामूली सी बात लग रही थी। अधिप ने अदा को साइड हग कर लिया और बोला, मैं हूं ना, ठीक हो जाएगा। अदा ने अच्छे बच्चों के जैसे अपना सिर हिला दिया। लेकिन जन्य अदा को देख के बहुत खुश था। अदा ने उसकी सिखाई स्किल्स का अच्छे से यूज किया था। उसको तो खुश होना ही था। वो अदा पर बहुत मेहनत कर रहा था और उसकी मेहनत रंग लाई थी। जन्य ने अदा को देख के एक्साइटेड होते हुए पूछा, बच्ची तुमने कैसे उस नीभी मतलब उस लड़की को मारा? तनय आईब्रो उठा के जन्य को देखने लगा। तनय अच्छे से समझ रहा था जन्य उसको छेड़ने के लिए अदा से ऐसा सवाल कर रहा है। तनय को घूरता देख जन्य बोला, घूर क्या रहा है? एक नीभी से पीट के आ गया। तनय मुंह बनाते हुए बोला, मैं पीछे से बहुत ज्यादा हॉट लगता हूं ना, इसलिए सब मुझ पर पीछे से वार करते हैं। अगर उसने आगे से वार किया होता तो उसको पीट के आता। जन्य फिर हंसते हुए बोला, तू और हॉट घंटा, तू गधा दिखाता है पीछे आगे दोनों से, और वो तेरा गधा काट के निकल ली। तनय ने रोने सी शक्ल बना ली और बोला, ज्यादा मजे मत ले। जन्य हंसते हुए बोला, अच्छा वरना क्या करेगा? कबीर सिंह बनेगा या राजकुमार राव? इतना बोल के जन्य फिर बोला, बता दारू की बोतलें मंगवाऊं या आईपीएस की बुक्स? बेचारा तनय आज बुरा फंसा था। जन्य की बात पर अधिप भी मुस्कुरा दिया। वहां का माहौल फिर से खुशनुमा हो गया था। बस बेचारी उदासीन क्यूट अदा ही चुपचाप बैठी समझने की कोशिश कर रही थी। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? पर बेचारी क्यूट अदा अभी ये समझने के लिए बहुत छोटी थी कि दोस्ती क्या है। किसी ने सच कहा है, लाइफ में कुछ ऐसे पक्के वाले दोस्त होने चाहिए जो आपका साथ वहां तक दे जहां आपको उम्मीद हो ये अब साथ छोड़ देगा, पर वो दोस्त फिर भी वही खड़ा हो। कोई भी आती जाती या परमानेंट लड़की दोस्त की जगह नहीं ले सकती। दोस्त तो दोस्त होता है भाई, जो हद के बाहर तक साथ देता है।